हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर फिर से एक बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है और बिटकॉइन $1,00,000 के नीचे फिसल गया है। ऐसा लगता है कि हमारा दुख खत्म ही नहीं होगा और इतना पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा है कि कई लोग इस टाइम पे अच्छा खासा टूटा हुआ फील कर रहे हैं या बस एग्जिट करने के लिए सोच रहे हैं और कई लोग ऑलरेडी यहाँ एग्जिट कर चुके होंगे। कल भी बहुत उधेड़-बुन हुई रात को और आज सुबह का जो डेटा निकल के आ रहा है लगभग $1 बिलियन का मार्केट से वॉश आउट हो गया, लिक्विडेट हो गया क्रिप्टो के अंदर, जो भी फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर इस टाइम पे ट्रेड कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ मार्केट के अंदर ये क्रैश देखने को क्यों मिल रहा है? क्यों यहाँ पर मार्केट रिकवर करते देखने को नहीं मिल रही है? क्योंकि अगर आप देखते हो कि यहाँ पे गोल्ड ने अच्छा किया, यूएसए की मार्केट अच्छा कर रही थी, बिटकॉइन फिर भी एक प्रेशर के अंदर था और आज भी बिटकॉइन एक प्रेशर के अंदर है। और जो सबसे ज़्यादा डराने वाली बात है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 5 महीने बाद बिटकॉइन ने $1,00,000 के नीचे डे कैंडल के अंदर क्लोज किया है, जो पिछले 4-5 महीनों के अंदर हमने नहीं देखा था। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं एक पैनिक ट्रिगर कर रही हैं और सबको परेशान इस टाइम पे कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर इस टाइम पे बिटकॉइन के अंदर क्रैश देखने को क्यों मिल रहा है या ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर प्रेशर क्यों है? क्योंकि एक बड़ी न्यूज़ कल निकल के आई कि जो यूएसए के अंदर जो शटडाउन था गवर्नमेंट का, वो भी ख़त्म हो गया। अब इसके बाद तो मार्केट के अंदर एक अच्छा उछाल होना चाहिए था। यहाँ पे यूएसए की मार्केट की बात करते हैं, उसके अंदर भी एक बड़ा क्रैश देखने को मिला और यहाँ पे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर ओवरऑल देखते हैं तो तीन मेजर जो है कहीं ना कहीं आप कह दे, तीन मेजर जो बातें हैं उनकी वजह से, या तीन चीज़ें हुई जिसकी वजह से इस टाइम पे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में फिलहाल प्रेशर देखने को मिल रहा है। उसमें से सबसे पहली चीज़ है कि जो बिटकॉइन के ETF का डाटा है, वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिंग कल देखने को मिली। ब्लैक रॉक का भी मेरे पास डाटा नहीं आया है, लेकिन फिडेलिटी हो, ग्रे स्केल हो और दूसरे जो ETF हैं उनका ही डाटा बड़ा डराने वाला है, क्योंकि उन सब ने ब्लैक रॉक को छोड़ के 6,000 से ज़्यादा बिटकॉइन कल यहाँ बेचे। अब 6,000 बिटकॉइन कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है। मार्केट के अंदर प्रेशर और पैनिक लाने के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। अगर ब्लैक रॉक ने भी कल सेलिंग करी होगी तो जो बोला जा रहा है 2-3 हज़ार उनके भी है, तो 8 से 10 हज़ार बिटकॉइन की यहाँ ETF के अंदर सेलिंग देखने को मिली, जो डायरेक्टली बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को इम्पैक्ट कर रहा है। ये तो एक डायरेक्ट जो है कहीं ना कहीं सिग्नल है, या आप कह लीजिए जिसकी वजह से मार्केट के अंदर पैनिक देखने को मिला। लेकिन जो दूसरी बात है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा जो है पैनिक या प्रेशर क्रिएट कर रही है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट ना इम्पैक्ट होके आपको पता होगा यूएसए की मार्केट के ऊपर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट काफ़ी अच्छा रिएक्ट करती है। और कल देखते हो वन ऑफ द बिगेस्ट क्रैश देखने को मिला था 2025 का, और अप्रैल के बाद में यहाँ पर 1.6% ये जो है एक बड़ा क्रैश था। यानी कि अप्रैल के बाद में इतना बड़ा क्रैश यूएसए की मार्केट के अंदर इतना कुछ हुआ नहीं देखने को मिला। हम सबको पता है यूएसए की मार्केट ऑलमोस्ट पीक पे है, थोड़ी सी करेक्शन आ भी सकती है, लेकिन एक बड़ा क्रैश देखने को मिला। उसका इम्पैक्ट बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे यहाँ हमें देखने को मिल रहा है और बिटकॉइन इसी वजह से $1,00,000 के नीचे अभी आता देखने को मिल रहा है। अब ये जो है ना एक दो चीज़ें जिसकी वजह से मार्केट के अंदर पैनिक हुआ और उसकी वजह से अभी हमें एक बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम देखते हैं यूएसए का जो गवर्नमेंट शटडाउन था, उसके बाद तो मार्केट के अंदर एक उछाल आना चाहिए था, एक तेज़ी आनी चाहिए थी। कुछ 1-2 दिन पहले लगा भी था यार ऐसा आता देखने को मिल सकता है। लेकिन हमें ये पता है कि यार ये सब मैन्युपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और कहीं ना कहीं बड़े लोग इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में जो न्यूज़ होती है उसके ऊपर रिएक्ट करा के औने पौने दामों में या हमारा माल को लिक्विडेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो अगर आप
जो हमेशा मैं बोलता हूँ, एक तो कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग को अवॉइड करो, स्पॉट में हो तो देर सवेर में चीज़ें रिकवर कर जाएंगी। लेकिन अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में होंगे तो पोर्टफोलियो उड़ जाएगा। जब आपके पास कुछ होगा ही नहीं तो आप क्या करोगे। और यहाँ पर पोर्टफोलियो को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। 5, 10, 20% ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, और उसमें से भी ऑलमोस्ट 25% इथेरियम, 50% बिटकॉइन और 25% ऑल्ट कॉइन होंगे तो मार्केट में फिर भी आप सस्टेन कर जाओगे। तो ये चीज़ें अगर नहीं कर रहे हो तो इसको करना शुरू करो। लेकिन यहाँ पर जो एक इंटरेस्टिंग डाटा मेरे सामने निकल के आया, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। यूएसए की जो गवर्नमेंट शटडाउन है ना, वो 2019 में भी हुआ था। ऑलमोस्ट 25 जनवरी 2019 को वो ख़त्म हो गया था। उसके हफ्ते भर के अंदर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने या बिटकॉइन ने क्रैश किया था। ऑलमोस्ट $3500-3600 से ऑलमोस्ट $3300-3200 पे आ गया था, यानी कि 7 से 10% का यहाँ करेक्शन देखने को मिली थी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा बड़ी पिक्चर में देखते हैं, क्योंकि जब एंड होता है उसके बाद मार्केट रिएक्ट भी करती है, लेकिन नया इन्फ्लो आता है, पैसे का भी इन्फ्लो आता है, और चीज़ें जब और सब कुछ नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है, उसके बाद मार्केट के अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन उससे पहले ऐसी बैंड बजाना, ऐसी मैनिपुलेशन, वो कहीं ना कहीं शॉकिंग है। लेकिन अगर 2019 के अंदर भी ऐसा जब हुआ था, उसके बाद अगर हम देखते हैं, अगर शॉर्ट टर्म में हफ्ते 10 दिन को छोड़ देते हैं, थोड़ी करेक्शन देखने को मिली थी, तो 3000 से बिटकॉइन 4-5 महीनों के अंदर सीधा $13,000 गया था। अब दिक्कत क्या है कि हम यहाँ पर ऑलमोस्ट 300% ग्रोथ की बात कर रहे हैं। अब दिक्कत क्या है हमारे साथ में, हम यहाँ पर अभी आज में जी रहे हैं, और आज लग रहा है कि भैया $1,00,000 से नीचे फिसल गया है, और यहाँ पे अब तो ये सीधा $50,000 जाएगा। क्या होगा टेक्निकली वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको समझने की कोशिश करनी है कि जो शटडाउन के बाद में एक इम्पैक्ट पड़ता है नेगेटिव, लेकिन उसके बाद जब शटडाउन खुलता है उस पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन जब थोड़ा सा ईज आउट होने के बाद में मार्केट एक अच्छा करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे हो सकता है हमें थोड़ा और इंतज़ार करना पड़े। और अगर चार्ट को देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो ऐसा लगता है कि मैन्युपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इंटेंशनली सिर्फ प्रेशर बनाने की यहाँ कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, शॉर्ट टर्म में ये 2-3 चीज़ें हैं। बिटकॉइन ETF की बात करते हैं, या हम बात करते हैं यूएसए की मार्केट के क्रैश की, ग्लोबल मार्केट क्रैश करने की। इसकी वजह से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये जो है ओवरऑल बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर चल रहा है, और इसकी वजह से हम सब की नींदें उड़ी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन को लेके हमें क्या करना चाहिए? ये कोई अच्छा सिग्नल नहीं है कि $1,00,000 के अंदर डे कैंडल उसने क्लोज कर दियो $1,00,000 के नीचे बिटकॉइन ने। और शॉकिंग तो ये है कि ऑलमोस्ट $96,000 को ये टेस्ट करने लगा था। लेकिन अगर टेक्निकली देखते हो तो एक आपको ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, आप देख रही है लोअर लो जब बिटकॉइन बनाता है तो एक लाइन को टेस्ट कर रहा है। अब वो क्या आती है 97-98,000 पे फिलहाल इसको सपोर्ट मिल रही है। जब तक यहाँ या इसके ऊपर आ जाता है डे वीकली कैंडल के अंदर तो भी चलो कोई बात नहीं कि बिटकॉइन थोड़ी देर में रिकवर कर जाएगा। लेकिन ये जो जोन है जिसके बारे में हम पिछले 5-10 दिन से बात कर रहे हैं, 98 से लेके $1,03,000 एक सपोर्ट जोन इस टाइम पे बिटकॉइन के लिए है। क्योंकि यहाँ पे आपको देखना है कि मैन्युपुलेटर्स को भी पता है, बड़े इंस्टीट्यूशंस को भी पता है कि अब आप सोच रहे हो कि भैया $1,00,000 से नीचे आ गया, अब तो इसकी बैंड बजेगी, बिटकॉइन अब तो यहाँ से और ज़्यादा नीचे जाएगा। और यहाँ से ये रिकवर भी कर दें तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। लेकिन टेक्निकली समझोगे तो एक $98,000 के आसपास सपोर्ट मिलती है, 97-98,000 और से लेके $1,03,000। जब तक यहाँ पर है, हमने बोला है ये सपोर्ट जोन एक निकल के आता है। अगर यहाँ ये लूज़ करता है तो फिर हम देखते हैं 90 से लेके 92-93,000 ये रीटेस्ट करता देखने को मिल सकता है। ये काफ़ी आगे की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा बड़ा क्रैश के बाद हमें एकदम से रिकवरी भी देखते हैं। अब देखते हैं रिकवर करता है कि नहीं करता, क्योंकि $96,000 आने के बाद अभी $98,000 के आसपास चल रहा है। और तो ये एक कह लीजिए कि मार्केट जैसे होता है ना कि बॉल गिरती है फिर टप्पा खाती है और फिर ऊपर आती है, तो वो रिकवरी सी देखने को मिल रही है। अगर ये यहाँ पे दोबारा से $1,00,000 के ऊपर आ जाता है
तो फिर वही बात है कि चलो कोई टेंशन नहीं, सपोर्ट मिल रही है, यहाँ पे मिलती रहेगी। लेकिन अगर ये लूज़ करता है सपोर्ट को तो 90 से लेके $92,000 एक सपोर्ट निकल के आती है, और यहाँ से अगर बाउंस बैक करके इस 1,97,98,000 से 1,03,000 से पार करता है तो फिर इसको एक रेजिस्टेंस मिलती है जो कि लगभग 1,10,000 से लेके 1,12,13,000 है। तो क्या ये रॉकेट साइंस है क्या? वहाँ पे आपको पता है 200, 50, 21, 100 ये सब मूविंग एवरेज वहाँ पे उलझा के रखी हुई हैं। 50 वीक मूविंग एवरेज की $1,03,000 एक रेजिस्टेंस है, या आप कह लीजिए एक जोन है जिसके अंदर ये अटका हुआ है। फिबोनाची की रेशियो है 1.618 जो कि 1,02,000 पे है। 1,00,000 साइकोलॉजिकली भी है, जिसको लेके अभी हड़कंप मचा हुआ है कि $1,00,000 टूट गया है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो शॉर्ट टर्म में हो तो भैया मार्केट में उधेड़ बुन के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा बड़ा विजन रखो तो थोड़ा सा अगर देखने की कोशिश करो तो ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़े क्रैश देखे हैं, मार्केट रिकवर भी कर जाती है, लेकिन फ़िलहाल जिस हिसाब से प्रेशर है ऐसा लगेगा इमीडिएटली अभी कुछ नहीं होने वाला, सब खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे ओवरऑल ये चल रहा है। अगर मैं देखता हूँ बिटकॉइन की डोमिनेंस को, वो दोबारा से ऑलमोस्ट 60% के ऊपर चली गई है। लेकिन वही बात है कि इसका मतलब है कि ऑल्ट कॉइन्स ज़्यादा टूटते यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इथेरियम भी $3,100 के आसपास आ गया था, जो 50 वीक मूविंग एवरेज है उसको यहाँ टेस्ट कर रहा है। अगर यहाँ मेंटेन नहीं करता है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको $2,800-$2,900 पे है। अगर यहाँ से बाउंस बैक कर जाता है तो एक रेजिस्टेंस जोन या आप कह लीजिए एक सपोर्ट जोन इसके लिए जो था, जहाँ पे ये लगातार उलझ रहा था, वो था 200 डे मूविंग एवरेज और फिबोनाची की रेशियो 0.618 जो कि लगभग $3,500 के आसपास आती है। 3350 से लेके $3,500 का जो जोन है, एक रेजिस्टेंस जोन है, उसके पार जाएगा, बिटकॉइन अच्छा करेगा तो यहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर ये भी अच्छा करता देखने को मिल सकता है। लेकिन इस टाइम पे तो सब कुछ ऐसा लग रहा है कि ख़त्म है, लूटा पीटा पड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर मैं जैसे शटडाउन का बात करी कि 300% की ग्रोथ देखने को मिली थी जब ख़त्म हुआ था 2019 में, आखिरी बार जब ऐसा हुआ था, अगर ऐसा ही रिपीट हो गया, हम कह रहे हैं वहाँ तक ना जाए, यहाँ से 50% भी हो जाए तो $1,50,000 के आसपास आता है। कहीं ना कहीं एक राहत की खबर हो सकती है। अगर $1,50,000 आता है तो बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, और कहीं ना कहीं जो लोग अटके हुए हैं शायद उनका कुछ भला हो जाए। अब वो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट नीचे जा रही है वैसे वैसे वो कहते हैं ना कि हमारी गाड़ी रिवर्स गियर में चल रही है। मतलब हम आगे तरफ टारगेट की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। यानी कि हमारा विजन उस लक्ष्य से और दूर होता जा रहा है। वो दूर क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम सब होपलेस होते जा रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बाकी एक समझदार आदमी तो यही करता है कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखते हो, एक्सट्रीम फियर मतलब 15-16 पे आना बहुत बड़ी बात होती है, और जब ऐसा होता है तो समझ लीजिए इसको एक एंट्री का इंडिकेटर कहा जाता है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों के पास कुछ बचा ही नहीं है, अब एंट्री कहाँ से लें। इस टाइम तो बस एग्ज़िट की सोच रहे हैं कि कुछ भी मौका मिले और हम एग्ज़िट करें। लेकिन दोस्तों, ना जब अच्छा वक्त रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। थोड़ा सा पेशेंस दिखाने की कोशिश करो। अच्छे कॉइन्स में बने हुए तो बने रह सकते हो। थोड़ा सा हो सकता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको देखना पड़े, थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगाना पड़े। साथ के साथ में अगर आपको मौका मिले, क्या है सोलाना की बात करते हैं $150 से नीचे, सुई की बात करते हैं $1.7, नियर की बात करते हैं ऑलमोस्ट $2 के आसपास आ गया है, XRP $2 के आसपास आ गया है। तो बहुत सारे कॉइन्स हैं। आर्बिट्रम $0.25 के आसपास, ऑनडो की बात करते हैं $0.7 के आसपास, तो अगर ADA की बात करते हैं $0.50 के आसपास। तो बहुत सारे कॉइन्स बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो यूज केस के ऊपर फोकस करना, और यहाँ पे जब मार्केट रिकवर करेगी तो हम देखते हैं ऑल्ट कॉइन्स ज़्यादा अच्छे से रिकवर करते हैं। अब वो होगा कि नहीं होगा आने वाला टाइम बता ही देगा, इसलिए थोड़ी समझदारी दिखानी है और यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेके चलना। अब दोस्तों बात करते हैं वजीरेक्स की, और वजीरेक्स के यूज़र्स को लेके एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। जो सिंगापुर की कोर्ट है उसने रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को अप्रूव कर दिया है। यानी कि जो फंड आपका अटका हुआ है वजीरेक्स पे वो आप क्लेम कर पाओगे, और कई लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे क्लेम करना शुरू भी कर दिया है। लेकिन इसके साथ में वजीरेक्स के यूज़र्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर लेके आया है, वो है कॉइन स्विच, क्योंकि वो लेके आए हैं 600 करोड़ का फंड जिससे आपकी मदद हो सकती है।
अब उसके अंदर से आप यहाँ पे कैसे क्लेम कर सकते हो या आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हो, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन हमने ये देखा है कि वज़ीरक्स के यूज़र्स बहुत परेशान रहे हैं, तो यहाँ पर अगर कुछ भी मिले तो उसको क्यों छोड़ें। तो यहाँ पे 3 तरीके से आप इसके अंदर फ़ायदा उठा सकते हो, रिवॉर्ड को अर्न कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर एग्जाम्पल लेता हूँ कि 10 लाख रुपए का आपका फ़ंड वज़ीरक्स पे मान लो अटका हुआ है या वज़ीरक्स पे है, तो यहाँ पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, अगर उससे आप साइन अप करते हो और यहाँ पर चेक करते हो तो यहाँ पर आपको 15,000 रुपये तक का रिवॉर्ड मिल सकता है एक्स्ट्रा। साथ के साथ में अगर आपका फंड 10 लाख रुपए वहाँ अटका हुआ है तो यहाँ पे जो टोकन मिलेंगे, वो कॉइन मिलेंगे, वो अलग है, लेकिन उसके साथ में तो 90,000 से लेके 1,35,000 रुपये तक का एक्स्ट्रा रेवेन्यू यहाँ आप अर्न कर सकते हो। और आप जैसे कोई भाई बहन जो वज़ीरक्स पे अटके हुए हैं, अगर आप उसको रेफ़र करते हो तो यहाँ पे 10,000 रुपये तक के रिवॉर्ड एक्स्ट्रा यहाँ कमाए जा सकते हैं। तो मैं तो वही कहता हूँ कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको क्यों छोड़ें। और यहाँ पर आपको पता ही है वज़ीरक्स के यूज़र्स जो परेशान रहे हैं, तो इसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए और यहाँ पे आपको चेक करना चाहिए। सिंपल से स्टेप हैं। और क्या यहाँ पे जो और ज़्यादा डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो तो भी नीचे का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस पर जाके एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ट्विटर, टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.